हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के सेकंड लेक्चर का, जिसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स को आज हम कवर अप करेंगे। इसी तरीके से लिमिट टेस्ट वगैरह को भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, जिससे हमें ये थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा कि भाई आज हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। सो दैट ये है आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, और यह है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखो, ये जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इस चैप्टर को हमें 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करना था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरीके से हमने एरर्स को पढ़ लिया था, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है, जिसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस, कि भाई इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, इम्प्यूरिटीज़ कहाँ कहाँ से मतलब आ सकती हैं, और इसी तरीके से उन इम्प्यूरिटीज़ का इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे फार्माकोपियल सब्सटेंसेस में। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम लिमिट टेस्ट की। लिमिट टेस्ट जानेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट का, किन किन के, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, आयरन है, हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आर्सेनिक, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो अभी तक जिस स्टूडेंट ने भी हमारा चैनल एमडीएस फार्मेसी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मीन्स दैट ये जो नोट्स हैं, जिन नोट्स के ज़रिए से मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये नोट्स भी आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और अपने फ्रेंड्स में कर देना शेयर। ठीक है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, सो दैट देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं। इम्प्यूरिटीज़ यानी कि मिलावट, किसी भी चीज़ में मिलावट। जैसे कि हम मार्केट से अगर चावल लेकर आते हैं, दालें लेकर आती हैं, तो कभी कभी उनमें क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे पत्थर उनमें पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो कंकड़ हैं, वो पत्थर हैं, वो क्या हैं, वो इम्प्यूरिटीज़ हैं। किसमें? चावलों में। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे ड्रग होता है, उस ड्रग में भी वेरियस टाइप्स की हमें इम्प्यूरिटीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि टॉक्सिक या हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, इन द फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड एन इम्प्यूरिटी इज़ जनरली कंसीडर्ड एज एन अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में कि भाई एक इम्प्यूरिटी को हम जनरली कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक ऐसा अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ड्रग सब्सटेंस को छोड़कर, दैट अराइजेज, जो कि अराइज होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि भाई फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, फार्मेसी में इम्प्यूरिटी को जनरली, ये जो मिलावट है, इम्प्यूरिटी किसी भी चीज़ का इम्प्योर होना, ठीक है, इम्प्यूरिटी जनरली हम कंसिडर करते हैं हर उस अदर ऑर्गेनिक मटेरियल को, कोई भी ऐसा अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, किसको छोड़कर, ड्रग सब्सटेंस को छोड़कर, जो कि अराइज होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था, या साइज रिडक्शन हम कर रहे हैं, या और भी, ठीक है, सीविंग वगैरह हम कर रहे हैं। सो दैट उसके दौरान में भी ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ये जनरेट हो सकती हैं। इन ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स में, inorganic contaminants are not considered as an impurity unless they are toxic such as heavy metals और arsenic। अब देखो, ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स जो हैं, तो ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स को हम जब तक इम्प्यूरिटी कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक हम उसे इम्प्यूरिटी नहीं मानेंगे, जब तक वो टॉक्सिक ना हो। ठीक है, अगर वो इम्प्यूरिटी, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट, अगर वो मिलावट टॉक्सिक है, हार्मफुल है, ठीक है, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं या आर्सेनिक हैं, तभी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, इम्प्यूरिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे जो फार्माकोपियल सब्सटेंसेस हैं या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, उनमें जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ जहाँ से इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट केमिकल प्यूरिटी मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी कि देखो, किसी भी केमिकल का प्योर होना, प्योरिटी, ये डिनोट करता है कि भाई उसमें किसी भी टाइप का फॉरेन सब्सटेंस नहीं है।
ठीक है। जैसे कि आप चावल लेकर आए, अगर उस चावल में आपको कोई एक कंकड़ भी नहीं दिखता तो आप क्या कहोगे कि भाई चावल एकदम प्योर है, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप की क्या नहीं है, मिलावट नहीं है। अगर आप मार्केट से दालें लेकर आए, उसमें बिल्कुल भी आपको मिट्टी, रेत या छोटे छोटे कंकड़ नहीं मिलते हैं, ठीक है, सो दैट क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ एकदम प्योर है। इसी तरीके से केमिकल में अगर किसी भी टाइप का फॉरेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा कि भाई केमिकल की प्योरिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। बट इट इज़ वेरी कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर एब्सोल्युटली वेरी प्योर केमिकल सब्सटेंस। लेकिन जो बहुत एकदम एकदम प्योर केमिकल सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करना, प्योर मतलब एकदम बिल्कुल प्योर केमिकल सब्सटेंस को बनाना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। इसलिए देखो क्या बात लिखी हुई है, इन अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में वेरी स्मॉल इम्प्योरिटी इज़ कम्पलीटिवली चीप एंड सेफ इन मेडिकल यूज़, इट कैन बी यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत कम क्वांटिटी में, ना के बराबर बहुत कम क्वांटिटी में इम्प्यूरिटी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सो दैट, और वो अगर वो सेफ़ है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है कि वो सेफ़ है मेडिकल यूज़ में, ठीक है, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं किस में, कोई भी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, किसी भी डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है, और वो क्या है, सस्ती भी होती है, ठीक है। सो दैट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और वो कम्प्लीटली नहीं मतलब सस्ती भी है, ठीक है, वो केमिकल या वो जो ड्रग है वो सस्ता भी है, ठीक है, और जो इम्प्योरिटी है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इतनी कम क्वांटिटी में है कि उससे हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, वो सेफ़ है मेडिकल यूज़ में, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ की जा सकती है फॉर्मुलेट करने में, किसको, डोजेज फॉर्म्स को, ठीक। अब देखो, फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि हमें पढ़ने कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से बेसिकली इम्प्योरिटी आ सकती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, आप बना रहे हो कोई सिरप, आप बना रहे हो, ठीक है, या आप ऐसा मानकर चलो आप गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है, और आपको वहाँ पर कोई ड्रग आपको फॉर्मुलेट करना है, कोई ड्रग आपको बनाना है, ठीक है, या आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको सिरप बनाना है, ठीक है, सो दैट वो जो हमारा केमिकल प्रोडक्ट है, उस केमिकल प्रोडक्ट में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है, वो सोर्सेज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में, ठीक है। सो दैट सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर है वो क्या है भाई, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, कच्चे माल में ही अगर इम्प्योरिटी होगी तो मीन्स दैट सारे प्रोसेस में हमारे इम्प्योरिटी आएगी और जो हमारे प्रोडक्ट बनकर आएगा उसमें भी क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इफ़ इम्प्योरिटी इज़ प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अगर मिलावट, अगर अनचाहे पदार्थ प्रेजेंट है किसके अंदर, रॉ मटेरियल में, कच्चे माल में, दे में बी पास ऑन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट ये पास हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से किस में, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे। नेक्स्ट हमारे इसमें रिएजेंट यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करती हैं, द रिएजेंट यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कम्प्लीटली रिमूव बाय वॉशिंग, ठीक है। जो रिएजेंट होता है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो कम्प्लीटली रिमूव होना चाहिए, ठीक है, वॉशिंग से। मे स्टिल बी प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो तब भी जो है थोड़ा सा अगर रह जाता है फाइनल प्रोडक्ट में तो यहाँ से भी क्या आ जाता है भाई, इम्प्योरिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, मिक्सिंग मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन रिजल्ट इन अम्यूनेटेड मर्करी, ठीक है। यानी कि जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन था, इसको हमने मिक्स कर दिया किसके साथ में, पतले, डाइल्यूट का मतलब होता है देखो पतले, फार्मास्यूटिक्स की लैब में भी और किस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लैब में भी। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे कि कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, एकदम प्योर, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, ठीक है। डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में अगर हमने उसको मिक्स कर दिया तो उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अम्यूनेटेड मरकरी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सो दैट यहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन, ठीक है। अब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में हो, ठीक है, उसमें देखो एटमॉस्फेरिक यानी कि वातावरण में भी कॉन्टामिनेशन अगर है, उससे भी क्या आ सकता है, आपके जो मतलब प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मटेरियल्स, आप मटेरियल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, आपने मान लो ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है, या आपने प्रॉपर गाउन नहीं पहना, या आपने प्रॉपर जो मतलब जो ड्रेस है, ठीक है, लैब की, वो आपने प्रॉपर नहीं पहनी, ठीक है,
और इसी तरीके से अगर आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जो होने चाहिए उनकी कमी है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उनकी अगर आपके पास कमी है, ठीक है, और एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग आपकी नहीं है, ठीक है, सो दैट वहाँ से क्या आ सकती है, इम्प्योरिटी आ सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मटेरियल्स, मटेरियल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप हैं, या प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, या लैक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आपके पास नहीं है, उसकी कमी है, ठीक है, या एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग नहीं हुई हुई, सो दैट एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं किसमें भाई, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, वो प्रोसेस भी वेरी करता है कि आप कौन सा प्रोसेस बेसिकली यूज़ कर रहे हो किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में या किसी केमिकल को मैन्युफैक्चर करने में। बेसिकली डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग मैनी ड्रग्स एंड केमिकल्स स्पेशली ऑर्गेनिक, ठीक है, यानी कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स को और केमिकल्स को, स्पेशली जो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, तो उनको, तो बेसिकली ये भी वेरी करता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग दीज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान में सम इम्प्योरिटीज़ गेट इम्पार्ट्स इनटू द मटेरियल, कुछ इम्प्योरिटी आ सकती है हमारे मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है एनवायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़। एनवायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ देखो, फॉर एग्जांपल आपकी जो लेबोरेटरी है, आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब है, ठीक है, वो किसी ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो वहाँ का जो वातावरण होगा, ठीक है, वहाँ के आसपास की जो हवाएं होंगी, वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उसमें बेसिकली मिलावट होगी कुछ गैसेस की, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ब्लैक स्मोक है, ठीक है, तो उससे इम्प्योरिटी जनरेट हो सकती है आपके किस में, आपके फॉर्मुलेशन में, या आपकी जो भी मतलब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। इम्प्योरिटीज़, एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़, एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, ठीक है, वातावरण जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वो एडल्ट्रेटेड अगर है, मिलावट अगर उसमें है कुछ गैसेस की, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या ब्लैक स्मोक है, एक्सेट्रा, तो इससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से इम्प्योरिटी अराइज ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान भी इम्प्योरिटी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्रग या आपने कोई भी केमिकल बनाया और आपने उसको स्टोर कर कहीं पर रख दिया, ठीक है, तो जब आपने उसको स्टोर कर रखा तो स्टोर करने के दौरान भी इम्प्योरिटी आ सकती है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स को प्रिपेयर करने के बाद में और सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने के बाद में दे नीड टू बी स्टोर इन कोड डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ज़रूरत होती है उनको स्टोर करने की किसी कोड डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। डिफेक्ट्स लाइक इम्परफेक्ट मिक्सिंग, अगर इम्परफेक्ट मिक्सिंग है, ठीक है, अगर ये डिफेक्ट है, ये इनकम्प्लीटनेस है, ये नॉन एडहेरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर है, ठीक है, पीएच रिएक्शन कंडीशंस है, एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि जनरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान केमिकल्स के, ठीक है। इसी तरीके से टाइप ऑफ कंटेनर, किस टाइप का कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपने ड्रग को या अपना जो मतलब जो भी आपने केमिकल वगैरह बनाया है उसको बेसिकली स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर रहे हो या आप किसी मेटल की बोतल या किसी मेटल का कंटेनर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे कि टाइप ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज आर अवेलेबल इन वैरायटी, वेरियस वैरायटी में अवेलेबल होता, जैसे प्लास्टिक के भी आते हैं, पॉलीथीन के भी आते हैं, आयरन वेसल्स के भी आती हैं, सो दैट यहाँ से भी इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की कुछ इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है, प्लास्टिक की कुछ इम्प्योरिटी आ गई हमारी फॉर्मुलेशन में ड्रग में। आयरन वेसल में अगर हमने स्टोर किया तो सो दैट आयरन के कुछ आयंस, ठीक है, उसके अंदर हमारे आ सकते हैं ये सारी चीज़ें। द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टोर्ड सब्सटेंसेस, इंट्रैक्शन स्टोर्ड सब्सटेंसेस के और स्टोरेज कंटेनर मटेरियल के बीच में, ठीक है, जो इंट्रैक्शन होता है उससे भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो बेसिकली ये थी इसके क्या सोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे भाई इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक, उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा इस इम्प्योरिटी का। आपने ये तो पढ़ लिया कि इम्प्योरिटी क्या होती है, आपने ये भी पढ़ लिया कि इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से आ सकती है। अब हमें ये पढ़ना है कि भाई अगर इम्प्योरिटी आ रही है सो दैट उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, ठीक है। देखो सुनो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो, अ लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑलवेज रिमेन इन अ मटेरियल, ठीक है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरती,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने सावधानी के साथ में, बहुत ज़्यादा एकदम सारी चीज़ें आपने एकदम प्रॉपरली, ग्लव्स वगैरह भी आपने पहने, सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा। उसके बावजूद भी कितनी ही आप कोशिश कर लो कि इम्प्योरिटी नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम क्वांटिटी में, लिटिल अमाउंट में इम्प्योरिटी रह ही जाती है हमारे मटेरियल में। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अ लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑलवेज रिमेन इन अ मटेरियल, किसी मटेरियल में ऑलवेज रह ही जाती है। देयरफॉर प्योरिफाइंग, इसीलिए प्रिपेयर करना अ कम्प्लीटली प्योर सब्सटेंस इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए किसी कम्प्लीटली प्योर सब्सटेंस को प्रिपेयर करना, बनाना, ये सिर्फ डिफ़िकल्ट ही नहीं, सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक, अब देखो सुनो, फॉलोइंग इफेक्ट्स में बी प्रोड्यूस बाय इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस। अगर किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे ये कुछ फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं। कौन कौन से, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। इफ़ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, अगर जो लेवल है टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ का वो किसी सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो लिमिट मतलब जिस लिमिट पर वो सेफ था उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, उससे भी एक्सीड कर रही है, सो दैट इट प्रूव्स आउट टू बी इंजूरियस, तो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, इंजूरियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है एज थेरेपेटिक सब्सटेंस के तौर पर भी। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, और कुछ टाइम के बाद में, इवन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, अगर बहुत कम क्वांटिटी में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, सो दैट वो भी कॉज कर सकती है टॉक्सिक इफेक्ट्स को। इम्प्योरिटी ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज़ इन द फॉर्मुलेशन, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी क्या कॉज करती हैं भाई, टेक्निकल डिफिकल्टीज़ आती हैं हमारी फॉर्मुलेशन के दौरान में। यानी कि अगर आप कोई सिरप या कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो उसके दौरान में आपको रिजल्ट्स मैच नहीं मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स आपको प्रॉपर एकदम जो आने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत सारी मतलब टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। सम इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन इनकम्पैटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंसेस, अब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसे भी होती हैं जो कि इनकम्पैटिबल होती हैं। ठीक है, इनकम्पैटिबल होती हैं, अदर सब्सटेंसेस के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाती। ठीक, तो ये था इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे देखो लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट क्या होती हैं, सबसे पहले आप ये जानो कि भाई लिमिट टेस्ट क्या है। लिमिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम ये जान लेते हैं कि भाई किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए हम टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, अब समझो। क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, कैसे टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है, यानी कि हम उसकी क्वांटिटी के बेस पर, और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि इंटेंडेड होते हैं, यूज़ किए जाते हैं बेसिकली फॉर आइडेंटिफाइंग, जानने के लिए, एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ को, इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है, अगर कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उनको जानने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कुछ टेस्ट किए जाते हैं, विच में अगर इन सब्सटेंस, जो कि किसी सब्सटेंस में अगर है इम्प्योरिटी। ठीक है, और उसी टेस्ट को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक, अब देखो सुनो, नॉर्मली एन ऑफिशियल प्रिपरेशन, नॉर्मली किसी ऑफिशियल प्रिपरेशन में हैज़ ओनली ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी, ट्रेसेस होते हैं इम्प्योरिटी के। ठीक है, क्या होते हैं, ट्रेसेस होते हैं इम्प्योरिटी के। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादातर, ठीक है, सच प्रिपरेशंस गिव निगेटिव इफेक्ट्स, निगेटिव रिजल्ट्स ऑन कैरिंग अ लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी। ठीक है, अब देखो नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई ऑफिशियल प्रिपरेशन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेसेस होते हैं इम्प्योरिटी के, बहुत कुछ, ठीक है, थोड़े थोड़े, सो दैट उससे क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो प्रिपरेशन है निगेटिव रिजल्ट देती हैं जब हम कैरी करते हैं लिमिट टेस्ट को इम्प्योरिटी के लिए। इन केसेस में, इन सच केस, स्पेशलाइज और एडवांस टेस्ट प्रोसीजर्स शुड बी अडॉप्ट करने चाहिए, बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हैंडलिंग एरर से, ठीक है, एरर्स से बचने के लिए, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए। ठीक है, एरर्स क्या है इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब देखो हम पढ़ेंगे कि भाई लिमिट टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, के लिमिट टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मतलब ज़रूरी है लिमिट टेस्ट करना, बेसिकली क्या इसका यूज़ है। लिमिट टेस्ट देखो दो चीज़ें बेसिकली, इसके बेसिकली दो अहम रोल हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहला, लिमिट टेस्ट यूज़ फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, यानी कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस है उसमें
हार्मफुल इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक तो ये जानने के लिए बेसिकली लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फाइंड आउट करता है क्वांटिटी को, हार्मफुल इम्प्यूरिटीज़ की क्वांटिटी को क्या करता है भाई, फाइंड आउट करता है ये। ठीक है, दूसरी बात, इज़ यूज फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, अब उनको भी काउंट करता है कि भाई कितने अमाउंट में जो इम्प्यूरिटी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हम उससे बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इम्प्यूरिटी आ रही है, अगर मान लो कितनी क्वांटिटी में आ रही है, अब उसमें दूसरी चीज़ ये मतलब लिमिट टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हम इम्प्यूरिटी को अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और कितनी अमाउंट में हम उसको अनअवॉइड कर सकते हैं, बेसिकली ये है इसके रूल। अब हम पढ़ेंगे भाई लिमिट टेस्ट के बारे में, वेरियस जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारे यहाँ पर जो आपके सिलेबस में भी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिए हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, प्रिंसिपल सबसे पहले हमें इसका पढ़ना है। द लिमिट ऑफ क्लोराइड हैज़ बीन बेस्ड ऑन द सिंपल रिएक्शन बिटवीन सॉल्युबल क्लोराइड टू ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी कि जो लिमिट है किसकी, क्लोराइड की, वो बेस है किस पर, सिंपल रिएक्शंस पर। किसके बीच में सिंपल रिएक्शन, एक तो जो सॉल्युबल क्लोराइड है, ठीक है, ऑब्टेन करने के लिए सिल्वर क्लोराइड को, जो कि इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट पतले नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक्स द टेस्ट सॉल्यूशन टर्बिड। ठीक है, अब जो सिल्वर क्लोराइड है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है किस में, प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, टेस्ट सॉल्यूशन को टर्बिड बनाता है बेसिकली। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन बनाता है टर्बिड। द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी, अब जो एक्सटेंट है टर्बिडिटी का वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ क्लोराइड पर, कि भाई कितने अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है किस में, सब्सटेंस में। उसको हम कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ में, किसी स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ में जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ऐड करने पर सिल्वर नाइट्रेट को किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, और उसकी क्या है, नॉन क्वांटिटी है क्लोराइड इम्प्यूरिटी की। ठीक है, और सेम वॉल्यूम जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है एज इन द टेस्ट सॉल्यूशन में। बेसिकली देखो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, आपके पास फॉर एग्जांपल दो नेस्लर सिलेंडर हैं। ठीक है, एक में जो आपके पास मतलब सब्सटेंस है वो कैसा है भाई, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी के साथ में है, यानी कि उससे आप कंपेयर करोगे, मैच करोगे। ठीक है, अगर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, अगर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो उस स्टैंडर्ड टर्बिडिटी सॉल्यूशन के साथ में अगर मैच कर रहा है, ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में अगर मैच कर रहा है, सो दैट आपका टेस्ट, जो आपका लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाता है। ठीक है, अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा, सो दैट आपका जो लिमिट टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, फेल हो जाता। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेंगे भाई NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और फिर हम लेंगे AgNO3, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl और NaNO3। ठीक है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अब क्या करेंगे, देखो हम लेंगे सॉल्युबल क्लोराइड, और उसके साथ साथ में क्या लेंगे हम, सॉल्युबल क्लोराइड के साथ में हम लेंगे AgNO3 हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। इसके हम रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, इसकी नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl प्लस NO3। ठीक है, इसका प्रोसीजर देखो क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन। देखो दो चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पर, एक तो हमें पढ़ना है भाई टेस्ट सॉल्यूशन, और एक हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि एक तो वो सॉल्यूशन जो कि आपको टेस्ट करना है, ठीक है, और एक वो सॉल्यूशन जिससे आपको कंपेयर करना है, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि हमारा टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, स्पेसिफाइड सब्सटेंस 1 ग्राम, ठीक है, प्लस 10 ग्राम हम डिस्टिल वाटर लेंगे, और 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन में। डाइल्यूट करेंगे इसको 50 ml तक डिस्टिल वाटर, ठीक है, डालकर, और ज़्यादा उसको मतलब जो क्वांटिटी है 50 ml तक कर लेंगे, 50 ml तक, इसमें किसी नेज़लर सिलेंडर A में, और 1 ml उसके अंदर हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल देंगे, और फिर क्या देगा, वो रिजल्ट देगा टर्बिडिटी के तौर पर। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में देखो क्या है, देखो अभी मैंने बताया था ना 2 नेज़लर सिलेंडर, ये आ गया, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में देखो क्या होता है, 1 ml आपने लिया
ठीक है, वैल्यू लिखी है वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया आपने सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, प्लस 1 ml आपने लिया डाइल्यूट HNO3, ठीक है। इसको आपने 50 ml तक पानी मिलाकर, ठीक है, पतला कर लिया, ठीक है। 50 ml तक आपने इसकी क्वांटिटी को कर लिया, किस में, नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। 1 ml आपने उसमें AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टर्बिडिटी के लिए। अब देखो सुनो नोट क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ होता है किस लिए, बचाने के लिए, प्रिसिपिटेशन से बचने के लिए, ठीक है, किसी अदर एसिड रेडिकल के, किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में। अब इस बेकार इसको आप देखो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 नेस्लर सिलेंडर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप मान लो A और इसको मान लो आप B, ठीक है। इसको आप मान लो कि भाई ये है टेस्ट सॉल्यूशन जो कि हमें टेस्ट करना है, और यह है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिससे हमें क्या लगाना है, पता लगाना है स्टैंडर्ड का, ठीक। अब देखो सुनो मेरी बात, दोनों में हमने 50-50 ml तक इसको भर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये 50 ml और ये भी 50 ml, दोनों को हमने भर लिया, ठीक है। अब अगर आपका जो मतलब टर्बिडिटी आ रही है, ठीक है, वो किससे, ये जो 25 यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल दिख रहा है और यहाँ पर भी 25 दिख रहा, अगर ये इससे ऊपर आ रही है, मान लो अगर ये यहाँ आ रही है, ठीक है, तो आपका टेस्ट हो जाता है फेल। अगर ये इससे कम आ रही है तो आपका टेस्ट हो जाता है पास, सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ पर रिजल्ट में लिखी हुई है कि इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ प्रोड्यूस बाय टेस्ट सॉल्यूशन से जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई सैंपल से हैज़ बीन लेस दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, अगर वो कम आ रही है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तब देन द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, तब जो सैंपल होगा वो पास कर लेगा लिमिट टेस्ट को, ठीक है। इफ़ द टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा आ रही है, तब जो सैंपल होगा वो फेल कर लेगा, फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भाई सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट, सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर कंट्रोलिंग द सल्फेट इम्प्यूरिटी इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सल्फेट की इम्प्यूरिटी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है। किसको कंट्रोल करने के लिए, सल्फेट इम्प्यूरिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल देखो इसका क्या है भाई, इफ़ द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इन लिमिट सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सॉल्युबल सल्फेट के साथ में डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। इस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में बेसिकली बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये रिएक्ट करता है सॉल्युबल सल्फेट के साथ में बेसिकली। दिस रिजल्ट टर्बिड सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द एक्सेप्टेबल लिमिट। अब इस रिजल्टिंग टर्बिड सॉल्यूशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में एक्सेप्टेबल लिमिट के, ठीक है। और जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होगा जो कंटेन कर रहा है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। नोट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल बचाता है सुपर सैचुरेशन से, ठीक है। सो ऑन द रिजल्टिंग टर्बिडिटी इज़ मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कि जो रिजल्टिंग टर्बिडिटी आएगी वो बहुत ज़्यादा मोर यूनिफॉर्म होगी। पोटेशियम सल्फेट इंक्रीज़ कर देगा सेंसिटिविटी को टेस्ट की। अब यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई है वो देख लो, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है भाई, सोडियम, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास सल्फेट है, सॉल्युबल सल्फेट, ठीक है, सॉल्युबल सल्फेट, और यहाँ पर हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। इसकी हमने रिएक्शन करा दी किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला BaSO4 और 2Cl हमें यहाँ पर मिले। प्रोसीजर इसका क्या है, वही हमें 2 चीज़ें पढ़नी है भाई, एक तो टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन में देखो 1 ग्राम सल्फेट को हम नाप लेंगे, ठीक है, 2 ml हम ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम ऐड कर लेंगे 45 ml सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर 5 ml BaSO4 रिएजेंट डाल देंगे और अब सॉल्यूशन क्या देगा, टर्बिडिटी देगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम 1 ml हम ले लेंगे वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है इसकी, ठीक है। सॉल्यूशन किसका, K2SO4 का, और 2 ml हम ले लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सॉल्यूशन हम बना लेंगे 45 ml तक, पानी उसके अंदर और ऐड कर फिर 5 ml BaSO4 रिएजेंट हम उसके अंदर मिला देंगे। अब ये सॉल्यूशन भी क्या देगा, टर्बिडिटी देगा। बेरियम सल्फेट रिएजेंट देखो क्या है भाई, 15 ml क्या 0.5 m बेरियम क्लोराइड को अगर हम मिक्स करेंगे 55 ml पानी के साथ में और 20 ml सल्फेट फ्री अल्कोहल के साथ में और 5 ml वेट बाय
वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है इसकी, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट के साथ में। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसको हम डिस्टिल करेंगे 100 ml वाटर के साथ में, लगभग हम उसको बना लेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या शो कर रहा है, अगर टर्बिडिटी, वही सारी चीज़ आ जाएंगी इसमें, अगर टर्बिडिटी ठीक है जो कि प्रोड्यूस हो रही है टेस्ट सॉल्यूशन से, सैंपल से, वो कम है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, तब जो सैंपल है वो पास कर लेगा लिमिट टेस्ट को, ठीक है। अगर वो इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ मोर देन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तब वो फेल कर लेगा, लिमिट टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भाई आयरन के लिए। आयरन के लिए बेसिकली principle, limit test of iron is based on the reaction of iron in ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form iron thioglycolate, which is pale pink to deep reddish purple in color। देखो क्या बात यहाँ पर कही जा रही है कि भाई लिमिट टेस्ट जो है आयरन का वो बेस है रिएक्शन पर, आयरन की रिएक्शन पर, किस में, अमोनिकल सॉल्यूशन में थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, आयरन थायोग्लाइकोलेट बनाने के लिए, जो कि पेल पिंक कलर से डीप रेडिश पर्पल कलर का होता है, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या है, यूज़फुल एनालॉग है ग्लाइकोलिक एसिड के लिए, ठीक, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं किससे, रिएक्ट कराकर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड को, ठीक है। थायोग्लाइकोलिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है, जब प्रिपेयर करते हैं हम रिएक्शन कराकर, किसके बीच में, किसके बीच में रिएक्शन कराकर, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराकर। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करा दिया, और रिएक्ट कराने से हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें थायोग्लाइकोलिक एसिड मिल गया, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड यहाँ पर हमें मिल गया। अब देखो रिएक्शन में, देखो ये रिएक्शन है इसकी, ठीक है, यानी कि आयरन है, ये आयरन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास थायोग्लाइकोलिक एसिड, और यहाँ पर हमें ये क्या मिल जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर फेरस थायोग्लाइकोलेट हमें मिल जाता है, और 2H हमें मिल जाते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोसीजर में अगर हम देखें, सो दैट सैंपल को हम डिज़ोल्व करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में, फिर हम वॉल्यूम को बना लेंगे 40 ml तक, ठीक है। 2 ml हम उसमें 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड ले लेंगे, जो कि आयरन फ्री होगा। 2 बूंदें हम उसके अंदर थायोग्लाइकोलिक एसिड की ऐड कर देंगे। अमोनिया हम उसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए, और एडजस्ट करेंगे 50 ml तक, वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर लेंगे, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, एक तरफ को 5 मिनट के लिए रख देंगे, कलर उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टैंडर्ड सैंपल में 2 ml क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे आयरन डाइल्यूटेड का, ठीक है, वाटर के साथ में लगभग 40 ml तक। 2 ml हम उसके अंदर वेट बाय वॉल्यूम 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड डाल देंगे, जो कि एसिड फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर हम 2 बूंदे थायोग्लाइकोलिक एसिड की डाल देंगे। अमोनिया उसको अंदर ऐड करेंगे सॉल्यूशन को एल्कलाइन रखने के लिए, और एडजस्ट कर लेंगे वॉल्यूम को 50 ml तक, 5 मिनट के लिए उसको भी छोड़ देंगे, कलर उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो कलर पर्पल कलर है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सॉल्यूशन में, जो हमारे पास टेस्ट सॉल्यूशन था, सैंपल सॉल्यूशन था, उसमें जो कलर पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा तब मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सॉल्यूशन में, कम है वो, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से वो कलर कम आ रहा है, तब जो हमारा सैंपल है वो पास कर लेगा लिमिट टेस्ट को आयरन के, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इसी तरीके से हैवी मेटल्स का हमें पढ़ना है, ठीक है। हैवी मेटल्स प्रिंसिपल, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, जस्ट वेट, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़, यानी कि जो लिमिट टेस्ट है हैवी मेटल्स का वो बेस है रिएक्शन पर मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की, विद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में एसिडिक मीडियम में, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। मेटल जो कि रेस्पॉन्स करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है, मेटल जो कि रेस्पॉन्स करते हैं इस टेस्ट में, जो बेसिकली आते हैं हैवी मेटल्स, उसमें कौन कौन से हैं भाई, उसमें लीड है, मरकरी है, बिस्मुथ है, आर्सेनिक आपके सिलेबस में भी है, एंटीमनी है, टीन है, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। जो मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ हैं किसी सब्सटेंस में वो एक्सप्रेस होती हैं एज अ पार्ट्स ऑफ लीड
पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंस, और जो यूजुअल लिमिट है इंडियन फार्माकोपिया में जो दे रखी है वो 20 ppm है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो ऐसी बुक होती है किसी भी कंट्री की जिसमें उस कंट्री में यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि जैसे उस ड्रग का फार्मूला क्या है, ठीक है, उस ड्रग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी डोज क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो हमारी इंडिया के जो फार्माकोपिया उसको हम बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया, और इसमें ये लिमिट लिखी हुई है। प्रोसीजर देखो इसका क्या है। जो इंडियन फार्माकोपिया है अडॉप्ट करती है 3 मेथड उसके अंदर है लिमिट टेस्ट के लिए हैवी मेटल्स की। यूज़ फॉर द सब्सटेंस विच गिव्स क्लियर कलर सॉल्यूशन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, जो कि मतलब यूज़ करना है हम किस लिए, सब्सटेंसेस के लिए जो कि दे रहे हैं क्लियर कलर सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट सॉल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड, फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं एज अ मोनोग्राफ एंड 25 ml 25 ml को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे निस्लर सिलेंडर में, एडजस्ट करेंगे उसका pH 3 से लेकर 4 तक, ऐड करके उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड या डाइल्यूट अमोनिया को, फिर हम उसको 35 ml पानी के साथ में और पतला कर लेंगे, ऐड करेंगे उसके अंदर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन को, पतला करेंगे उसे वाटर के साथ में 50 ml और मिलाकर, ठीक है, डाइल्यूट कर लेंगे वाटर को 50 ml तक। अब उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, डाउनवर्ड देखेंगे ओवर अ वाइट सरफेस, ठीक है। स्टैंडर्ड कंपाउंड में 2 ml स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन लेंगे, 25 ml पानी के साथ में उसको पतला कर लेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 27 ml तक हो गए। 3 से 4 pH उसका हम एडजस्ट कर लेंगे, ऐड कर डाइल्यूट एसिटिक एसिड या डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन को, फिर उसके अंदर हम 35 ml के साथ पानी के साथ में पतला कर लेंगे। 10 ml, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन उसके अंदर हम ऐड करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको भी हम छोड़ देंगे, व्यू डाउनवर्ड्स ओवर अ वाइट सरफेस, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में देखो 2 ml स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पिपेट से निजला सिलेंडर में, ठीक, और डाइल्यूट करा, उसको पतला किया पानी के साथ में, और कितना बना लिया, 25 ml तक हमने उसको बना लिया। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो देखो, रिज़ल्ट जो कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सैंपल सॉल्यूशन में वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सॉल्यूशन में कम, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तब जो सैंपल होगा वो पास कर लेगा लिमिट टेस्ट को हैवी मेटल्स की, ठीक है। सो दैट ये था हमारा लेक्चर जिसमें आज हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। लिमिट टेस्ट, इम्प्योरिटीज़ वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर सेकेंड, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल MDS फार्मेसी और उम्मत एकेडमी MDS फार्मेसी, ये दो चैनल्स हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा चैनल है उम्मत एकेडमी MDS फार्मेसी, उस पर न्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है फार्माकोग्नोसी की, फार्मास्यूटिक्स की और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो उस पर न्यू सीरीज़ है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इस चैनल पर MDS फार्मेसी पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट्स दूसरे चैनल पर उम्मत एकेडमी MDS फार्मेसी सर्च कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, फार्मास्यूटिक्स के भी, फार्माकोग्नोसी के भी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, इन तीनों का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन दो के आपको कैसे नोट्स मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे वेरी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। सो दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल ज़रूर से, बिना लाइक किए मत जाया करो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ में वीडियो रिकॉर्ड होती है और इससे थोड़ा सारा मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट एक प्यारा सा कर देना अच्छा सा, और अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को कर देना शेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।